हर्ष नैना को देख रहा था। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि नैना का साथ दे या नहीं। उसे तसल्ली दे भी तो क्या कहेगा, आखिर गलती तो उसने की है। हर्ष कुछ कहता उससे पहले ही नैना दौड़ते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। हर्ष नैना से बात करने के लिए उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि उसका फोन रिंग होता है। वो देखता है कि उसके मोबाइल में रीना का नाम फ्लैश हो रहा है। वो मोबाइल अपने कान से लगाते हुए बाहर की ओर जाता है। रीना की मीठी आवाज़ हर्ष के कानों में पड़ती है। जो काम आपको बोला था वो हुआ क्या? अंदर जो कुछ भी हुआ उससे हर्ष बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, इसलिए वो उदासी भरे लहजे में कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी बताऊंगा। हर्ष कॉल कट करने लगता है, लेकिन तभी रीना की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। क्या हुआ? तुम तो हमेशा मस्ती में रहते हो, आज कुछ उदास मालूम पड़ रहे हो। सब कुछ ठीक है ना? इतना सुनते ही हर्ष के होंठ थोड़े खिल जाते हैं। उसे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि कम से कम रीना ने उसे नोटिस तो किया। हर्ष एक फीकी मुस्कान के लिए कहता है, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आज यहाँ काम ज़्यादा है ना, इसलिए। और तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूँ तुम्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा। इतना कहकर हर्ष कॉल कट कर देता है। उसके जहन में कल शाम की यादें ताज़ा होने लगती हैं, जब रीना ने उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था और हर्ष काफ़ी पहले ही वहाँ पहुँच गया था। फ्लैशबैक। हर्ष कॉफ़ी की टेबल पर न जाने कब से रीना का इंतजार कर रहा था। साधारण सी सफ़ेद शर्ट और फॉर्मल ग्रे कलर का पैंट पहन रखा था और साथ में साधारण से जूते, लेकिन फिर भी इतना हैंडसम लग रहा था कि लड़कियां उसे एक बार मुड़कर जरूर देख लेती थीं। तभी रीना आकर हर्ष के सामने बैठ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, सॉरी सॉरी, तुम्हें आधे घंटे इंतजार करना पड़ा, मैं थोड़ा लेट हो गई। हर्ष कुछ पल रीना को निहारता है। रीना ने इस वक्त बस सिंपल सा टॉप और बॉटम पहन रखा था। उसके बालों की पोनी टेल बनी हुई थी और होठों पर बहुत ही हल्की सी लिपस्टिक। बिल्कुल सिंपल सा लुक, लेकिन खूबसूरती तो सादगी में ही निखरती है। इसलिए इस सादगी में रीना बहुत ही प्रिटी लग रही थी। हर्ष उसमें खोया हुआ सा कहता है, आधे घंटे नहीं, पूरे 1 घंटे से बैठा हूँ मैं यहाँ पर, मैडम। यह सुन रीना की बहुएं सिकुड़ जाती हैं। वो हर्ष को देखने लग जाती है तो हर्ष अपनी नजरें फेरते हुए वेटर को कॉफ़ी का बोलता है और फिर रीना की तरफ देखकर कहता है, क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? रीना चारों तरफ एक बार नज़र दौड़ाती है, मानो वो तसल्ली करना चाहती थी कि कोई इसकी बात सुन तो नहीं रहा। तो भाई हर्ष अभी भी रीना की बात शुरू होने का इंतजार कर रहा है। रीना धीमी आवाज में कहती है, एक्चुअली मुझे बीआर मेंशन के अंदर की बात जाननी थी। तुम वहाँ काम करते हो ना? तुमने कहा कि तुम उस घर के अंदर बाहर का सारा काम देखते हो और वो लोग तुम्हें परिवार की तरह मानते हैं, तो तुम मुझे वहाँ की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हर्ष एक पल के लिए हैरान रह जाता है। वो मन ही मन कहता है, इसने तो जासूसी करने के लिए मुझे बुलाया है और मैं क्या क्या ही सोच के बैठा था। हर्ष अपनी सोच में गुम था। तभी रीना उसे ऐसे देख कहती है, क्या हुआ, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? हर्ष अपने सेंस में आते हुए मुस्कुराता है और कहता है, हाँ पूछो ना, क्या जानना चाहती हो? रीना एक गहरी सांस लेकर कहती है, बीआर ने सुरभि को ब्लैकमेल करके ये शादी की थी, ये बात तो मुझे पता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस घर में सुरभि के साथ कैसा बिहेव हो रहा है। क्या वो परिवार सुरभि को तंग करता है? क्या वो लोग सुरभि को तकलीफ देते हैं? रीना की आंखों में सुरभि के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। वो अपनी मासूम निगाहों से हर्ष की तरफ देखते हुए अपने सवाल का जवाब मांग रही थी। हर्ष अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो परिवार सुरभि मैडम को बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि विष्णु सर भी उनकी बहुत केयर करते हैं। यह सुन रीना थोड़ा मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है, लेकिन अगले ही पल रीना के हाव भाव बदल जाते हैं। वो हर्ष से कहती है, तो फिर ऐसा क्या हुआ विष्णु राय और सुरभि के बीच कि उसे घर छोड़कर आना पड़ा? मैंने सुरभि से पूछा भी, सही बात क्या है, लेकिन उसने मुझे बस इतना ही कहा कि उसके घर छोड़ने की वजह विष्णु राय है और वो कभी वापस नहीं जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की है जानने की कि आखिर अचानक हो क्या गया, बट समझ नहीं पा रही हूँ। सुरभि खुलकर कुछ बता नहीं रही थी। हर्ष खामोश हुए रीना की बात सुन रहा था। ये देख रीना अपनी आंखें छोटी करते हुए रिक्वेस्ट भरे लहजे में कहती है, क्या तुम मेरे लिए पता कर सकते हो कि सुरभि के साथ क्या हुआ है? हर्ष एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ मैडम, अभी तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं जल्दी सच्चाई बताऊंगा। और वैसे भी हम गरीबों का तो काम ही यही है
लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर देना बिना मतलब के थोड़ी ना कोई हमें याद करता है। अब तुम खुद को ही देख लो, अगर तुम्हें मुझसे काम ना होता तो क्या तुम मुझे यहाँ बुलाती? रीना कॉफी का सिप लेते हुए हर्ष की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ जरूर बुलाऊंगी, और बिना किसी काम के, सिर्फ तुम्हारे साथ कॉफी पीने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर तुम यह काम पूरा कर दोगे तो। हर्ष भी कॉफी का सिप लेते हुए कहता है, ठीक है मैडम, गरीब की जुबान है, आपका काम हो जाएगा। रीना वेटर को बुलाती है और बिल मांगती है। वेटर उसकी टेबल पर बिल रखता है तो रीना अपने पर्स से पैसे निकालने लगती है। तभी हर्ष उसे रोकते हुए कहता है, अरे मैं दे देता हूँ, डोंट वरी। ये सुन रीना उसे रोकते हुए कहती है, इट्स ओके, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फिजूल खर्चा करना चाहिए। वैसे भी इतनी मेहनत करके कमाते हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से अपनी मेहनत के पैसे खर्च करने पड़े। हर्ष का मुंह बन जाता है। वो झूठी मुस्कान लिए कहता है, हाँ ये बात तो है, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अगली बार जरूर तुम्हें कॉफ़ी पिलाऊंगा। रीना उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और अपने पर्स से पैसे निकालते हुए बिल पे करने लगती है। हर्ष ऐसे ही उसे एकटक देखता रहता है। तभी हर्ष के कानों में कुछ लड़कियों की आवाज़ पड़ती है। हर्ष अपने बगल वाली टेबल पर नजरें घुमाता है, जहाँ दो लड़कियाँ हर्ष की तरफ देख रही थीं और आपस में बातें कर रही थी। यार, ये तो हर्ष सोलंकी है ना? कल ही तो इसका कॉन्सर्ट था मार्बल ग्राउंड में, लेकिन वहाँ तो ये बहुत ही अलग लुक में था, एकदम हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। पर अभी तो ये किसी और ही लुक में है। तभी दूसरी लड़की मुंह बनाते हुए कहती है, छोड़ यार, कहीं हम धोखा तो नहीं खा रहे? हो सकता है इसका फेस हर्ष से मिलता जुलता हो, लेकिन असल में ये हर्ष ना हो। उन लड़कियों की बात सुनकर हर्ष तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेता है। रीना ने हालांकि उन लड़कियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो बिल पे करने में बिजी थी। तभी रीना हर्ष से कुछ कहने के लिए होती है कि हर्ष उसे दिखाई नहीं देता। रीना मुंह सिकोड़ते हुए कहती है, इतनी जल्दी चला गया? लेकिन फिर हर्ष के बारे में सोच रीना हल्का मुस्कुरा देती है और मन में कहती है, पागल है पूरा। दूसरी ओर विष्णु अपने कमरे में जाता है तो उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगता है। एक तो उस कमरे में बसी सुरभि की यादें और उसकी खुशबू विष्णु को बेचैन कर रही थी। उस पर से नैना के ऊपर हाथ उठाने का गिल्ट उसे और ज़्यादा परेशान किए हुए था। वो दीवार में एक जोर का मुक्का मारता है और कुछ पल ऐसे ही अपना सिर दीवार में टिकाए हुए खामोश रहता है। सुरभि किचन में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसके पापा शेखर जी टेबल पर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। सुरभि अपने हाथ में प्लेट लिए हुए उनके पास आती है और एक्साइटेड होते हुए कहती है, पापा, आपके फेवरेट पोहे बनाए हैं, जैसे आपको पसंद है। खा के बताइए ना कैसे बने हैं। शेखर जी कुछ पल खामोशी से सुरभि को देखते हैं और फिर अपनी नजरें फेरते हुए कहते हैं, क्यों कर रही है ये सब? क्या चाहिए तुझे? सुरभि क्यूट फेस बनाते हुए कहती है, आपकी माफ़ी। शेखर जी एक गहरी सांस लेते हैं और सुरभि का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठाते हैं। सुरभि अपने पापा के जवाब के इंतजार में उन्हें देख रही थी। शेखर जी मुंह से कोड़ते हुए कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर मैं तुझे माफ भी कर दूं? जो अपने हाथों से अपनी किस्मत बिगाड़ी है तूने, वो क्या संभल जाएगी? अचानक एक दिन तेरी तस्वीरें हमें उस आदमी के साथ दिखाई गई। अचानक मनन ने रिश्ते से इनकार कर दिया। अचानक तूने आकर कह दिया कि तूने उसी इंसान से शादी कर ली जो तेरे साथ उन तस्वीरों में था। क्या था ये सब बेटा? इन सब के बारे में एक बार भी तूने अपने बाप से डिस्कस करना जरूरी नहीं समझा? हर वक्त अपनी मर्जी से फैसले लेती गई, और अब नतीजा क्या निकला? एक ही महीने में ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी है तू। सुरभि की आंखें नम हो चली थी, लेकिन शेखर जी को नाराज देख सुरभि खुद को संभालते हुए कहती है, पापा, मैं तो बस आपसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ, ससुराल छोड़ा नहीं है मैंने। शेखर जी ये बात सुनकर जबरदस्ती की मुस्कान लिए कहते हैं, लड्डू, बाप हूँ मैं तेरा, तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने, सब समझ आता है। उन बड़े लोगों के साथ रहने के ख्वाब में तूने ये शादी की थी ना, लेकिन वो लोग तुझे अपना नहीं पाए। ये पैसे वाले लोग ऐसे ही होते हैं, अपने से कम हैसियत के लोगों को अपने बराबर खड़े होने की इजाज़त नहीं देते। सुरभि कुछ कहती तभी एक औरत अंदर आती है और आवाज़ लगाते हुए कहती है, उमा, अरे ओ माँ भाभी। वो औरत अंदर आ ही रही थी, तभी सुरभि उनके पास जाकर कहती है, ममता आंटी, माँ तो अडब के साथ मार्केट गई हैं, आपको कुछ काम था? ममता आंटी सुरभि की तरफ देख कुछ सोचते हुए कहती हैं, कब आई तू अपने मामा जी के यहाँ से?
ममता की बात सुन सुरभि की बहुएं सिकुड़ जाती हैं, लेकिन तभी शेखर जी वहां आकर कहते हैं, अरे अभी 2-3 दिन पहले ही आई है। मैंने बताया था ना आपको कि इसके मामा जी के यहाँ कुछ छोटे मोटे फंक्शन थे, तो इसलिए सुरभि वहीं गई हुई थी। सुरभि खामोश थी। शायद वो समझ चुकी थी कि उसके पापा ने किसी को भी ये बात नहीं बताई कि सुरभि ने शादी कर ली है, और बताते भी किस मुंह से कि उनकी बेटी ने अपनी शादी में अपने ही माँ बाप को नहीं बुलाया और ना ही उन्हें कुछ बताना जरूरी समझा। इसलिए सुरभि के बारे में अगर कोई कुछ पूछता था तो शेखर जी यही कहते थे कि सुरभि अपने मामा के यहाँ गई हुई है। सुरभि उस माहौल को बदलते हुए कहती है, आंटी आपको कुछ काम था? ममता आंटी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ मैं तो तुम्हारे परिवार का निमंत्रण करने आई थी। कल मेरे बेटे राहुल का जन्मदिन है और इसलिए छोटी सी पार्टी रखी है। आप सबको आना है। शेखर जी मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, हम जरूर आएंगे। ममता आंटी वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही शेखर जी सुरभि की तरफ देखते हैं, जो कुछ खामोश सी लग रही थी। मैं दुकान जा रहा हूँ, तू अकेली है तो अपना ध्यान रखना। अभी अर्णव और उमा आते ही होंगे। सुरभि हाँ में अपना सिर हिला देती है। शेखर जी अपना मोबाइल और वॉलेट उठाकर अपनी पॉकेट में रखते हैं और जाने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन फिर वापस सुरभि की ओर देखकर कहते हैं, ऐसे उदास मत रहा कर लड्डू। मैं तेरा बाप हूँ, दुश्मन नहीं। बस तेरी खुशियाँ चाहता हूँ। भुला दी तेरे प्यार में अपनी नाराजगी, लेकिन अब ऐसा वैसा कुछ मत करना। अब जो फैसले लेगी सोच समझ कर और हमें बताकर ही लेना। अपने पापा के मुंह से ये शब्द सुन सुरभि के होंठ खिल जाते हैं। वो खुश होते हुए शेखर जी के गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच पापा। शेखर जी प्यार से सुरभि के सिर पर अपना हाथ फेरते हैं और फिर कहते हैं, अब लेट करवाएगी क्या? जाने दे मुझे, दुकान का समय हो गया है। सुरभि जल्दी से अपने पापा से दूर होती है और मुस्कुराकर कहती है, ठीक है आप जाइए, तो अपना ध्यान रखना और गेट अच्छे से बंद कर लेना। इतना कहकर शेखर जी निकल जाते हैं और उनके निकलने के साथ ही सुरभि दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। सुरभि किचन में आकर अपने लिए कॉफी बनाने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो बर्तन को गैस चूल्हे में रखने लगती है, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आती है और सुरभि सोचती है, लगता है माँ और अर्णव आ गए। सुरभि जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे पर खड़े इंसान को देखते ही सुरभि के होठों की मुस्कान बुझ जाती है। दरवाजे पर विष्णु को देख सुरभि गेट को वापस बंद करने लगती है, लेकिन विष्णु ने दरवाजा बंद होने से पहले ही उस पर अपना हाथ टिका लिया था और सुरभि अपनी सारी हिम्मत लगाने के बाद भी उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाई थी। विष्णु पत्थर की तरह खड़ा था और सुरभि दरवाजे को बंद करने अपना सारा जोर लगा रही थी। जब सुरभि थक जाती है तो वो दरवाजे से 2 कदम पीछे हो जाती है। विष्णु अंदर आता है और दरवाज़ा लॉक करता है। सुरभि उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? क्या हरकत है ये? सुरभि की बात सुन विष्णु उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, कब से इंतजार में था कि तुम्हारे पापा यहाँ से जाएं और मैं अंदर आऊं। लड्डू लड्डू कहते हुए विष्णु हल्का मुस्कुरा देता है, लेकिन सुरभि की भौहें चढ़ जाती हैं। वो अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, खबरदार अगर आपने मुझे इस नाम से बुलाया तो। सुरभि को ऐसे गुस्से में देख विष्णु उसके नज़दीक आकर उसकी कमर में अपना हाथ डाल देता है और जबरदस्ती खुद से चिपका लेता है। विष्णु की इस हरकत पर सुरभि इरिटेट होते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। विष्णु सुरभि के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। सुरभि खामोश हो जाती है। विष्णु ने अपनी उंगली से सुरभि के होंठ छुए तो सुरभि के शरीर में मानो एक करंट सा दौड़ गया हो। वो ना चाहते हुए भी विष्णु की काली गहरी आंखों में देखने के लिए मजबूर हो गई, और विष्णु की निगाहें तो पहले से ही सुरभि की कजरारी आंखों में डूबी हुई थी। जिन शब्दों को जुबां कह ना सकी थी, वो शायद विष्णु अपनी आंखों से कह देना चाहता था, और सुरभि को विष्णु की आंखों में वो इमोशन साफ दिख रहे थे, जिन्हें अभी तक विष्णु छुपाने की कोशिश कर रहा था। एक दूसरे की निगाहों में डूबे हुए वो पल जैसे थमसे गए थे। सुरभि को यो शांत देख विष्णु अपनी उंगली उसके होंठ से हटाते हुए बड़े प्यार से कहता है, मेरी सारी गलतियों के लिए आई एम सॉरी। प्लीज वापस लौट आओ। विष्णु की रिक्वेस्ट सुनकर सुरभि एक पल के लिए जैसे किसी सोच में डूब गई थी। सुरभि को शांत देख विष्णु अपनी एक उंगली से सुरभि के गाल में बिखरे बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए कहता है, मुझे गलतफहमी हो गई थी। आई नो तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और तुम्हारा मनन या किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे तुम पर यकीन रखना चाहिए था
बट मैंने तुम पर भरोसा न करके तुम्हें तकलीफ दी। प्लीज माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। सुरभि विष्णु से 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, आप अपने कहे हुए शब्द भूल जाते हैं क्या? कल ही तो आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे नफरत करते हैं। आप नहीं चाहते कि मैं अपनी जिंदगी आज़ादी से जीऊँ, इसलिए आप मुझे वापस अपने घर में कैद करना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर B.R. त्रिपाठी, मैं आपके साथ किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। सुरभि की बात सुन विष्णु के चेहरे पर कुछ इरिटेशन के भाव उभर आते हैं और वो भौहें सिकोड़ते हुए कहता है, नहीं जाओगी तो उठाकर ले जाऊंगा जबरदस्ती। चुपचाप मेरे साथ चलो। सुरभि मन ही मन थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर कठोर भाव रखे हुए कहती है, जो करना है कर लें आप, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। विष्णु सुरभि के करीब आते हुए कहता है, नहीं जाओगी? सुरभि पीछे होते हुए कहती है, कह दिया ना नहीं जाऊंगी। सुरभि दीवार से चिपक जाती है और विष्णु उसके बिल्कुल करीब आकर उसके होठों की ओर देखते हुए कहता है, सोच लो फिर से, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। सुरभि विष्णु की नजरें अपने होठों पर महसूस करती है तो उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। विष्णु सुरभि के होठों को छूने के बेहद नजदीक था और सुरभि की सांसें तो मानो उसके काबू में ही ना रही हों। विष्णु सुरभि के होठों को छूने वाला होता है कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज़ से सुरभि और विष्णु दोनों चौंक जाते हैं। सुरभि विष्णु के सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, लगता है माँ और अर्णब आ गए। प्लीज आप जाइए यहाँ से जल्दी। विष्णु हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ लड्डू, अगर कोई आ भी जाए तो इतना क्या डरना। दरवाजे के बाहर से आ रही अर्णब की आवाज़ और अपने सामने खड़े विष्णु की बातें सुन सुरभि चिढ़ते हुए कहती है, प्लीज जाइए ना यहाँ से, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। सुरभि को परेशान देख विष्णु कहता है, अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन कहाँ से जाऊँ? बाहर तो तुम्हारी माँ और भाई खड़े हैं। सुरभि जल्दी से विष्णु की कलाई पकड़ती है और तेज कदमों से घर के पीछे की तरफ जाती है। सुरभि घर के पीछे बने दरवाजे से विष्णु को जाने के लिए कहती है। विष्णु अपने कदम आगे बढ़ाता है तो सुरभि एक गहरी सांस लेती है, लेकिन इससे पहले कि सुरभि को समझ पाती, विष्णु पीछे पलटकर झटके से सुरभि के गाल चूम लेता है। सुरभि को अपने गाल पर विष्णु के होंठ महसूस होते हैं तो उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन जब तक वो विष्णु से कुछ कह पाती, विष्णु वहां से जा चुका था। सुरभि को अभी भी दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपने होश में आते हुए दरवाजे की तरफ भागती है और जल्दी से गेट खोलती है। उमा जी सुरभि को हाँफते हुए देख कहती हैं, कितना टाइम लगा दिया गेट खोलने में, क्या कर रही थी? सुरभि थोड़ा झिझकते हुए कहती है, माँ मैं बाथरूम में थी ना तो इसलिए टाइम लग गया। उमा जी और अर्णब अंदर आ चुके थे, लेकिन सुरभि की नजरें दरवाजे के बाहर की ओर झांक रही थी। फिर कुछ सोचते हुए दरवाजा बंद करती है और अंदर आ जाती है। सुरभि सीधा अपने कमरे में आती है और आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारने लगती है। उसके गाल टमाटर की तरह लाल पड़ चुके थे। विष्णु ने जिस तरह से सुरभि के गाल चूमे थे, वो पल याद आते ही ना जाने सुरभि के दिल में क्यों तितलियां नाचने लगी थीं। उसके होठों पर शर्म से भरी एक मुस्कान आ गई थी। वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद से कहती है, ऐ दिल तुम क्यों इतना धड़क रहे हो? डेविल राय ने बस गाल में एक किस ही तो किया है, इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें डेविल राय की किसी भी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे तुम? सुरभि अपने दिल को समझाने में लगी थी, लेकिन उसका दिल आज बिल्कुल भी उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। विष्णु की खुशबू सुरभि के पूरे तन बदन में फैलती जा रही थी। उसका एहसास सुरभि की धड़कनें बढ़ा रहा था। बार बार विष्णु का सुरभि के गाल अचानक से चूम लेने का वो दृश्य सुरभि की आंखों के सामने आ जाता था। वो चुपचाप बिस्तर में लेट जाती है और तकिए को कसते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसकी आंखों से वो लम्हा हटने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन विष्णु ऑफिस के लिए रेडी होकर सीधा नैना के कमरे में जाता है। कमरे का दरवाजा खोलकर विष्णु जैसे ही अंदर जाता है, नैना जो चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी सहम जाती है और उठकर नीचे खड़ी हो जाती है। विष्णु कुछ पल उसे ऐसे ही घूरता है और फिर कड़क लहजे में कहता है, 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ। नैना में तो कुछ पूछने की भी हिम्मत नहीं बची थी। वो चाह कर भी कोई जवाब नहीं दे पाई, लेकिन इस वक्त उसके जवाब की कोई वैल्यू थी भी नहीं, क्योंकि विष्णु ने उसे पूछा नहीं था बल्कि ऑर्डर दिया था। विष्णु हॉल में बेचैनी से टहल रहा था, तभी दादी उसके पास आकर कहती है,
आज ऑफिस नहीं गया अभी तक? विष्णु अपनी आंखों में अजीब सा गुस्सा लिए कहता है। नहीं दादी, उससे ज़रूरी काम है आज। दादी खामोश हो जाती हैं, जैसे वो विष्णु के कहने का अर्थ ना समझ पाई हो। तभी विष्णु दादी की ओर देखते हुए कहता है, माँ ठीक है? दादी बस हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। विष्णु बेचैनी से अपनी घड़ी देखने लग जाता है। तभी नैना धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आती है। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी भीगी पलकें उसका दर्द बयान कर रही थी। नैना आकर विष्णु के सामने खड़ी हो जाती है। विष्णु उसे घूरते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। विष्णु आगे बढ़ता है, तभी नैना जल्दी से विष्णु की कलाई पकड़ लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? विष्णु नैना की तरफ पलट कर देखता है और अपनी आंखों में बेरुखी के भाव लिए कहता है, डॉक्टर के पास, तुम्हारा अबॉर्शन करवाने। इतना सुनते ही नैना, जिसने विष्णु का हाथ पकड़ रखा था, उसने झट से विष्णु का हाथ छोड़ दिया और डरते हुए 2 कदम पीछे हो गई। दादी भी विष्णु के इस फैसले से अवाक रह गईं। वो हैरानी के भाव लिए विष्णु की ओर देखती हैं। ये तू क्या कह रहा है विष्णु? ठंडे दिमाग से सोच, ऐसे फैसले जल्दीबाजी में नहीं लेते। दादी की बात सुन विष्णु नैना की ओर देखता है। इस वक्त नैना का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन विष्णु खुद को कठोर बनाते हुए कहता है, इसके लिए यही फैसला सही है दादी। गलत को छुपाने के लिए गलत ही करना पड़ता है। इसके आगे दादी कुछ नहीं कह पाती। तभी निर्मला जी भी वहां आ जाती हैं और विष्णु के पास आकर कहती हैं, तेरे हर फैसले में हम तेरे साथ हैं। जो तुझे सही लगे वो कर। अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर नैना उनका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, ऐसा मत कहो माँ, मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन एक मौका तो दो मुझे अपनी बात कहने का। निर्मला जी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती हैं, मौका ही तो दिया था तुम्हें अपने सपने पूरे करने का, अपनी ज़िंदगी खुल के जीने का, लेकिन तुमने तो उस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाया। अब एक शब्द नहीं कहोगी तुम। विष्णु नैना की कलाई पकड़ता है और उसे घूरते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। भाई प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज़, नैना रिक्वेस्ट करती है, लेकिन विष्णु उसे अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाता है। अचानक विष्णु का फ़ोन रिंग होता है और वो थोड़ा ठहर जाता है। फ़ोन को कान पर लगाते ही विष्णु को दूसरी ओर से कोई खबर मिलती है और उसके हाव भाव बदल जाते हैं। नैना पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसी बात का फ़ायदा उठा नैना 2 कदम पीछे हो जाती है। विष्णु कॉल कट करके मोबाइल अपनी जेब में रखता है और नैना की तरफ पलटते हुए कहता है, शाम को तुम्हें मेरे साथ चलना होगा नैना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर विष्णु तेज कदमों से बाहर निकल जाता है और नैना दौड़ते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा है। तभी तेजा केबिन के अंदर आता है और अपना सिर झुकाते हुए कहता है, सर इन सब के पीछे कौन है इसका पता लग चुका है। विष्णु अपने हाथों को मुठ्ठियां बांधते हुए कहता है, कौन है वो तेजा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने हमारी फैक्ट्री को जलाकर राख करने की कोशिश की? तेजा अपना सिर उठाकर विष्णु की ओर देखते हुए कहता है, प्रकाश मेहरा। यह नाम सुनते ही विष्णु की आंखें लाल पड़ने लगी थी। उसका खून खौलने लगा था। वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता और टेबल में रखा फ्लावर वेस उठाकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे कि उस फ्लावर वेस के टुकड़े जमीन में बिखर जाते हैं। तेजा अभी भी अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ चुपचाप खड़ा था। विष्णु अपने बालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, तेजा अपने आदमियों से कहो कि प्रकाश पर नजर रखें, मुझे हर हाल में वो चाहिए। तेजा सिर झुकाते हुए कहता है, जी सर, जल्दी वो हमारी मुट्ठी में होगा और आप चिंता ना करें। समय रहते फैक्ट्री की आग बुझा दी गई थी, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। विष्णु खामोश रहता है और तेजा को वहां से जाने का इशारा करता है। विष्णु अपने दांत पीसते हुए आंखों में अंगार भरे बड़े गुस्से में यह नाम लेता है, प्रकाश मेहरा। शाम का वक्त विष्णु घर आता है और सीधा नैना को आवाज लगाने लगता है। नैना काफी देर बाद धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आती है। विष्णु उसके मुरझाए हुए चेहरे और सूजी हुई आंखों को देखता है तो न जाने क्यों उसका दिल अपनी बहन के लिए तड़प उठता है, जिसकी हर ख्वाहिश को हमेशा आगे रखा, जिसे बाप की तरह प्यार दिया। आज उसके साथ इतना कठोर बनना पड़ रहा था। ये विष्णु के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। बचपन से ही नैना की आंखों में विष्णु आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और यहाँ तो सारा दिन सारी रात नैना रो रो कर ही गुजार रही है। लेकिन फिर खुद को मजबूत बनाते हुए विष्णु कड़क लहजे में कहता है, जल्दी चलो, डॉक्टर वेट कर रही है। विष्णु आगे बढ़ता है, लेकिन नैना अपनी जगह पर खड़ी थी। विष्णु चिढ़ते हुए नैना की कलाई पकड़ने के लिए बढ़ता है कि नैना भागकर सुरभि के पीछे छुप जाती है।
विष्णु अपने सामने सुरभि को देखता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं। उसकी आंखें पलक झपकाना भूल चुकी थी। रेड एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन सलवार सूट में सुरभि बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद सुरभि विष्णु की तरफ अपने कदम बढ़ाकर आती है और सहज भाव में कहती है, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते नैना के साथ, यह गलत है। सुरभि की बात सुनकर विष्णु एक नज़र पीछे खड़ी नैना को देखता है और फिर अपनी नज़रें सुरभि के चेहरे पर डालते हुए कहता है, तुम नहीं जानती इसने कितना बड़ा कलंक लगाया है मेरे नाम पर। अब इस कलंक को धोने का यही एक रास्ता है, तुम बीच में मत आओ। सुरभि नैना की तरफ पलट कर देखती है और अपनी पलकें झपकाकर उसे अपने कमरे में जाने का इशारा करती है। सुरभि का इशारा पाकर नैना बिना एक पल गंवाए दौड़कर अपने कमरे की ओर चली जाती है। विष्णु सुरभि की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और उसके चेहरे को घूरते हुए कहता है, नैना ने बुलाया तुम्हें यहाँ। सुरभि विष्णु से खुद को छुड़ाकर 2 कदम पीछे होती है और गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ कहती है, हाँ उसी के लिए आई हूँ और आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ। विष्णु अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सुरभि की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। अच्छा क्यों नहीं कर सकता मैं? क्या कर लोगी तुम? विष्णु के ऐसे आगे आने से सुरभि अपने कदम पीछे खींचने लगती है। उसके शब्द अटकने लगते हैं। हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, लेकिन नैना के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, समझे आप? विष्णु सुरभि को एकटक देखते हुए जैसे उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे करता है। सुरभि दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है। नैना अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई है। तभी सुरभि आकर उसके पास बैठ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अब बताओ बात क्या है नैना? तुमने फ़ोन पर मुझसे ये क्यों कहा कि अगर मैं नहीं आई तो तुम अपनी जान दे दोगी, और तुम्हारे भाई तुम्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रहे हैं? पूरी बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही। नैना अपनी डबडबाई आंखों से सुरभि की ओर देखते हुए कहती है, आपको इसलिए बुलाया कि भाई इस वक्त किसी की भी नहीं सुनेंगे। वो गुस्से में पागल हो चुके हैं, मेरी एक बात नहीं सुनना चाहते। सुरभि अभी भी असमंजस के भाव लिए नैना की ओर देख रही थी। नैना खुद को मजबूत करते हुए कहती है, मैंने भाई से जिद करके परमिशन ली थी इस शहर के बाहर जाकर दूसरी कंपनी में इंटर्नशिप करने की। मेरी जिद में भाई मान गए थे। मैं वहाँ ठीक से अपना काम सीख रही थी। बीच बीच में उस कंपनी का हेड हमें अपनी गाइडेंस भी देता था। उस कंपनी के हेड का नाम रेहान था। उसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल हीरो जैसी थी, लेकिन मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं यहाँ काम सीखने आई हूँ, इन सब में नहीं पढ़ना। लेकिन पता नहीं रेहान ने मुझे कब नोटिस किया। वो हर वक्त किसी न किसी काम के बहाने मुझे अपने पास बुला लेता था। धीरे धीरे तो वो मुझे हर वक्त अपनी निगाहों के सामने रखने लगा। मेरे लिए बहुत सी स्पेशल चीज़ें करने लगा। कभी मेरी टेबल पर खूबसूरत सा फूल रख देता, तो कभी मेरी तारीफ में कोई प्यारा सा नोट लिखकर मुझे दे देता। ये नज़दीकियाँ न जाने कब इतनी बढ़ गईं कि एक दिन उसने मुझे बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज किया। मेरे दिल को तो शायद उसकी ख्वाहिश पहले ही हो चुकी थी, इसलिए मैं मना नहीं कर पाई उसे। बस फिर ऑफिस में काम और काम के बाद हम दोनों साथ वक्त गुजारने लगे। हालांकि रेहान हमेशा मेरे साथ लिमिट में रहता था। वो कभी मेरे साथ हद से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता था। पर एक दिन हम साथ में पब गए हुए थे और न जाने उस ड्रिंक में ऐसा क्या था कि मैं रेहान की बाहों में खुद को काबू नहीं कर पाई। मुझसे और रेहान दोनों से गलती हो गई। हम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर बैठे। सुरभि बिल्कुल खामोशी से नैना का एक एक शब्द सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो नैना को क्या कह के तसल्ली दे। नैना खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर देखते हुए कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, तो मैंने घर पर चेक किया, रिजल्ट पॉजिटिव था। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बार तसल्ली करने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को गलती से भी भनक लगे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए मैंने अपना नाम सुरभि आहूजा बताया और प्रेगनेंसी की वो रिपोर्ट आपके नाम पर आई। न जाने भाई को कहाँ से इन सब की खबर हो गई, क्योंकि जब मैं अगले दिन रिपोर्ट्स लेने पहुंची तो मुझे पता चला कि भाई वो रिपोर्ट्स पहले ही ले जा चुके हैं। नैना सुरभि की ओर पलटती है तो सुरभि बिल्कुल अवाक थी। अब उसे समझ आ रहा था कि उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स तो असली थी, बस नाम चेंज था। क्योंकि असल में वो रिपोर्ट्स नैना की थी। नैना आकर सुरभि के पास बैठ जाती है और उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, आई एम सॉरी भाभी, मैंने अपना दाग छुपाने के लिए
आपके नाम का सहारा लिया, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ इस घर की इज्जत बचाना चाहती थी। किसी को गलती से ये पता चल जाता कि विष्णु राय त्रिपाठी की बहन बिना शादी के प्रेग्नेंट है, तो भाई की बहुत बदनामी होती। वैसे भी दुश्मन उन पर घात लगाए बैठे रहते हैं। बस इसलिए उस वक्त मैंने आपका नाम यूज़ किया, क्योंकि किसी और को खबर लग भी जाती तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब भाई मुझसे बहुत नाराज़ है। वो ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन कराना चाहते हैं। मैं इस बच्चे को मारना नहीं चाहती भाभी। नैना सिसक सिसक कर रोने लगती है। सुरभि खुद को मजबूत करते हुए नैना को अपने गले से लगाती है और उसे शांत करवाती है। सुरभि नैना को बैठाती है और साइड टेबल में रखा पानी का गिलास उठाकर उसे देती है। नैना थोड़ा सा पानी पीती है। सुरभि उस गिलास को साइड में रखते हुए नैना की बगल में बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम चाहती हो नैना? आगे क्या डिसाइड किया है? भाभी, रियान कुछ दिन पहले इंडिया से बाहर गया हुआ था। वो भी वापस नहीं आया है। मैंने उसे सारी खबर दे दी है। वो जल्द लौटने की कोशिश कर रहा है। बस मुझे 1 हफ्ता का समय चाहिए। वो आ जाए और यहाँ सबके सामने मेरा हाथ थाम ले। अपनी फैमिली और हमारी फैमिली की मीटिंग करवा दें। हम शादी करना चाहते हैं भाभी। प्यार किया था, प्यार में गलती हुई है। कोई गुनाह नहीं जो भाई मुझे इस तरह सजा दे रहे हैं। मुझे रियान पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जब से उसे ये बात पता चली है कि वो इतना ही परेशान है जितना कि मैं हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है भाभी, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ भाई को बस इतना समझाइए कि मुझे मेरी ज़िंदगी का फैसला लेने दें। बस 1 हफ्ते रुक जाएं, रियान वापस आकर सब सही कर देगा। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज समझाइए ना सबको भाभी, वरना भाई ने इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इतना कहते हुए नैना फूट फूट कर रोने लग जाती है। उसकी ऐसी हालत देख सुरभि को उस पर दया आने लगती है। वो उसे तसल्ली देते हुए कहती है, हिम्मत मत हारो नैना, मैं दूंगी तुम्हारा साथ। मैं बात करूंगी तुम्हारे भाई से, कोशिश करूंगी उन्हें समझाने की। थैंक यू भाभी। नैना के इतना कहते सुरभि तेज कदमों से बाहर निकल जाती है। इधर विष्णु अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ है। वो बहुत सारे पन्ने अपने सामने बिखेरे हुए उनमें उलझा था। उसके चेहरे के भाव इस वक्त गंभीर थे। सुरभि जो काफी देर से विष्णु के पीछे खड़ी थी, वो बस यही सोच रही थी कि कैसे विष्णु से बात करे। विष्णु के सामने अपनी बात रख पाना अभी तक सुरभि के लिए आसान नहीं हुआ था। तभी विष्णु बिना अपने भाव बदले हुए कहता है, कब तक ऐसे खड़े रहने का इरादा है? जो कहने आई हो वो कहो। यह सुन सुरभि आंखें बड़ी करते हुए मन में सोचने लग जाती है, डेविल राय को पीछे भी आंखें हैं क्या? विष्णु अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और अपनी ब्लैक शर्ट की बाजुओं को फोल्ड करते हुए सुरभि की तरफ आने लगता है। सुरभि अपना थूक अंदर करते हुए कहती है, मैं तो ऐसे ही आई थी। विष्णु सुरभि के बिल्कुल करीब आता है और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, जानता हूँ नैना के बारे में बात करने आई हो, लेकिन मत करो। मैं वही करूँगा जो मुझे सही लगेगा। उसने अपनी मनमानी कर ली, अब मैं अपने मन की करूँगा। विष्णु सुरभि के बगल से जाने लगता है तो सुरभि हड़बड़ाकर विष्णु का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच कस लेती है। विष्णु के होठों पर ना चाहते हुए भी एक तिरछी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर कठोर भाव बरकरार किए हुए सुरभि की तरफ पलटता है तो सुरभि जल्दी से उसका हाथ छोड़ देती है और घबराते हुए अपना सिर झुका लेती है। आप प्लीज बिना गुस्सा किए मेरी बात सुन लीजिए। विष्णु सुरभि के मासूम चेहरे को एकटक देखते हुए कहता है, तो बोलो, मैं तो कब से इंतजार में हूँ कि तुम मुझसे अपने दिल की बात कहो। सुरभि कुछ पल खामोशी से विष्णु की निगाहों में देखती है और फिर हिम्मत करते हुए कहती है, नैना को बस 1 हफ्ते का समय चाहिए। जिस लड़के से वो प्यार करती है उसका नाम रेहान है। वो कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर गया हुआ है, अगले हफ्ते वापस आ रहा है। तब तक का समय नैना को दे दीजिए प्लीज। वो दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। बस कुछ वक्त दे दीजिए उन्हें, सब सही हो जाएगा। सुरभि की बात सुन विष्णु अपने होठ जबरदस्ती फैलाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है वो लड़का आएगा? लेकिन इस कड़वी दुनिया की सच्चाई जितनी मुझे पता है ना, उसके एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वो लड़का नैना के पास लौटकर कभी नहीं आएगा। सुरभि कुछ कहने को होती है, तभी विष्णु का फोन बजता है और विष्णु अपने मोबाइल पर तेजा नाम फ्लैश होते देखता है तो वो सुरभि की बात सुने बिना ही तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। सुरभि अपने हाथ मलते हुए कहती है, ये डेविल राय तो बस अपना ही हुक्म चला रहा है, मेरी बात ही नहीं समझ रहा। एक तो वैसे भी इससे बात करने में मेरी आधी जान निकल जाती है। वो तो नैना के लिए करनी पड़ रही है, वरना मैं कभी वापस ना आती।
सुरभि विष्णु को कोसते हुए मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। एक खंडर कमरा जहां उजाला नाम मात्र का था और कुर्सी पर बंधा लगभग 50 साल का अधेड़ उम्र का इंसान। उस इंसान के पीछे कुछ आदमी जो चुपचाप खड़े थे। उनके हाथ में गन थी, लेकिन चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। कुर्सी में बंधा वो इंसान अपने हाथों को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसके माथे पर ना कोई सिकन थी, ना ही मौत का डर। तभी ब्लैक ड्रेस में एंट्री होती है विष्णु की, और उसके पीछे तेजा भी अपने भावहीन एक्सप्रेशन लिए आगे बढ़ रहा था। विष्णु दूर रखी एक चेयर को खिसकाते हुए उस आदमी के करीब लाता है और चेयर पर बैठ जाता है। वो इंसान विष्णु को घूर रहा था। विष्णु भी उसकी आंखों में नफरत से देखते हुए कहता है, इस शहर में क्यों आए? प्रकाश मेरा। प्रकाश तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों? यह शहर तुम्हारे बाप का है। विष्णु दांत पीसते हुए प्रकाश का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, यह शहर ना सही, लेकिन वो फैक्ट्री मेरे बाप की है जिसे जलाने के बारे में तुमने सोचा। विष्णु झटके से प्रकाश का कॉलर छोड़ता है और उंगली दिखाते हुए कहता है, मैं तुझे कह चुका हूँ, फिर से मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत कर, वरना इस बार सच में तेरे पूरे खानदान का खून कर दूंगा। विष्णु की बात सुन प्रकाश अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, खून तो तू पहले भी कर चुका है मेरी बेटी का। उस मासूम का गला घोंटकर उसे पंखे से लटकाकर यह दिखाना चाहा कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। मिस्टर विष्णु राय त्रिपाठी। इतना सुनते ही विष्णु की आंखों में मानो खून उतर आया हो। ना चाहते हुए भी कुछ अजीब सी तस्वीरें उसकी आंखों में तैरने लगीं। एक लड़की का पंखे से लटका हुआ शरीर, विष्णु का पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ना, जेल की सलाखों के पीछे उसके शरीर में होने वाले जुल्म, ये सब एक एक करके विष्णु की निगाहों में तैर गए और गुस्से की तपिश में विष्णु के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। विष्णु को खामोश देख प्रकाश अपना सिर टेढ़ा किए हुए कहता है, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या हुआ? अपने गुनाह याद आ गए? विष्णु गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा होता है और प्रकाश पर बंदूक तान देता है। प्रकाश हंसते हुए कहता है, तुम चाहकर भी मुझे मार नहीं सकते विष्णु राय, क्योंकि यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि आकृति मेहरा मर्डर केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। अगर तुमने मुझे मारा तो इसका शक सबसे पहले तुम पर ही जाएगा, और एक बार अपनी जिंदगी में जिसने जेल की यातनाएं झेल ली हो, वो भला दोबारा क्यों जेल जाना चाहेगा? विष्णु एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। वो अपनी गन पीछे कर लेता है और अपना सिर झुकाते हुए कहता है, तेजा, इसे आज़ाद कर दो। विष्णु की बात सुन प्रकाश मुस्कुरा देता है और तेजा आगे बढ़कर प्रकाश की रस्सियां खोलने लगता है। प्रकाश आज़ाद होते हुए विष्णु की तरफ देखकर कहता है, हूँ डरपोक। प्रकाश आगे बढ़ने लगता है, तभी विष्णु तेजा की तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाता है, तो तेजा बिना कुछ कहे सीधा प्रकाश पर गोली चला देता है। प्रकाश अपना पैर पकड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। तेजा उसके सामने आकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पर मैं बॉस के लिए जेल जा सकता हूँ और जेल का टॉर्चर भी सह सकता हूँ। इतने में विष्णु भी प्रकाश के पास आकर अपने पंजों के बल बैठते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, अतीत में जो था उसे वही रहने दो प्रकाश मेरा। मेरा पीछा मत करो। मैं तब इनोसेंट था, लेकिन अब नहीं। मैं तब प्योर हार्टेड था, बट अब मैं क्रूअल हार्टेड हूँ। तो जरा बच के रहना, फालतू के पंगे मत लो। इतना कहकर विष्णु उठता है और मुस्कुराकर कहता है, आई नो, तुम्हारी जेब में तुम्हारा मोबाइल होगा, तो जान निकलने से पहले तुम किसी को अपनी मदद के लिए जरूर बुला लोगे। ऑल दी बेस्ट। इतना कहकर विष्णु अपनी शर्ट की बाजुओं को वापस अनफोल्ड करते हुए वहां से निकल जाता है। विष्णु के पीछे तेजा और तेजा के पीछे बाकी के आदमी भी वहां से निकल जाते हैं। प्रकाश मेहरा अपना पैर पकड़े हुए जमीन में छटपटा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाल पाता है और किसी को कॉल करने लगता है। रात के 2 बज रहे थे। विष्णु कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो कमरे में बिखरी हुई मध्यम रोशनी के बीच एक अलग सी महक उसके शरीर में लिपट जाती है। वो खुशबू जो सिर्फ सुरभि के करीब से महसूस होती थी, वो सुकून जो सिर्फ सुरभि को देखकर मिलता था, यह सब महसूस करते हुए विष्णु सोफे पे मासूमियत से सो रही सुरभि को निहारने लगता है। सोते हुए इतनी क्यूट और इनोसेंट लग रही थी कि विष्णु को खुद को रोक पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। वो सुरभि के नजदीक आकर उसके गाल पर धीरे से अपनी उंगली चलाता है और मुस्कुराकर मन ही मन कहता है, न जाने कब हिम्मत जुटा पाऊंगा तुमसे ये कहने की कि कितना चाहने लगा हूं मैं तुम्हें। कब तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर
तुम्हें अपनी फीलिंग्स बयान कर पाऊंगा मैं। बस डर रहा हूँ कि अगर तुम्हें कभी मेरे अतीत के पन्ने पढ़ने को मिल गए तो कहीं तुम मुझे ठुकरा ना दो। और अब जो मैं हूँ वो भी तो तुम्हारी नज़रों से छुपा हुआ है। तुम शायद अभी मुझे जितना बुरा समझती हो मैं उससे कहीं ज़्यादा बुरा हूँ। ये बातें जब तुम्हें मालूम पड़ेगी तो क्या तुम मेरे प्यार को सच मान पाओगी? क्या तुम्हारा प्यार कभी हासिल कर पाऊंगा? ये सब सोचते हुए न जाने क्यों विष्णु की आंखें नम हो गई थी। वो अपनी हथेली की ओर देखने लगता है जिसमें थोड़ा सा खून लगा हुआ था। शायद तेजा ने जब गोली चलाई थी तो प्रकाश के खून के छींटे विष्णु के हाथ में पड़ गए थे। इस खून की तरफ देखते हुए विष्णु को जैसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता है और वो सीधा बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। और इन सब बातों से अनजान सुरभि बड़े सुकून से सो रही थी। अगली सुबह नैना चुपचाप अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी हर्ष तेजी के साथ अंदर आता है और नैना के पास बैठ जाता है। हर्ष को देख नैना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वैसे ही मुरझाए हुए चेहरे के साथ बैठी रह जाती है। हर्ष आंखें छोटी करते हुए कहता है, चमकीली तू बुझी हुई क्यों है? नॉर्मल हो जाना यार। यू नो हम सब तुझे ऐसे नहीं देख सकते। नैना हर्ष की तरफ देख बिना मन के मुस्कुरा देती है और कहती है, हर्ष भाई क्या आप मुझसे नाराज नहीं हैं? आप आज भी मेरे साथ वैसे ही नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? नैना का सवाल सुन हर्ष मुस्कुराकर कहता है, तू मेरी बहन है नैना, सगी ना सही लेकिन दिल के रिश्ते भी तो मायने रखते हैं ना। इस परिवार से विष्णु से तुझसे मेरा क्या रिश्ता है वो तू अच्छे से जानती है। हाँ एक भाई होने के नाते मैं भी विष्णु की तरह तुझसे बहुत नाराज हूँ। लेकिन सच्चाई ये भी है कि मैं और विष्णु आज भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। यह सुन नैना की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। वो खामोश रह जाती है। तभी उन दोनों के बीच एक आवाज गूंजती है, तेरे रोने की वजह से आज इंदौर शहर में बिना मौसम बारिश होने लग गई है। तो अब क्या इस शहर को डुबोने के बाद ही मानेगी? हर्ष और नैना देखते हैं कि उनके पीछे विष्णु खड़ा है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वो असली थी या नकली ये इस वक्त सिर्फ विष्णु ही जानता था। लेकिन विष्णु के मजाकिया अंदाज से नैना इतना समझ चुकी थी कि शायद विष्णु का गुस्सा अभी कंट्रोल में है। वो जल्दी से उठती है और विष्णु के सीने से लग जाती है। विष्णु उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। नैना रोते हुए कहती है, भाई आई एम सॉरी भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे आपसे बस एक मौका चाहिए। रियान वापस आकर सब सही कर देगा। प्लीज़ भाई। विष्णु नैना को अपने सीने से उठाते हुए उसके आंसू पोंछता है और कहता है, ठीक है कर लेता हूँ तुझ पर यकीन। दे रहा हूँ तुझे एक मौका। जब तक तेरा वो रियान यहाँ आकर अपने घर वालों से मेरी बात नहीं करवा देता तब तक के लिए मैं चुप हूँ। लेकिन ध्यान से सुन ले नैना, अगर तेरा ये विश्वास टूटा और जैसा तू कह रही है वैसा नहीं हुआ तो फिर तुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। फिर तू मेरे किसी फैसले से इनकार नहीं करेगी। मेरी ये लाइन्स अपने दिमाग में बैठा ले। विष्णु की बात सुन नैना मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी नौबत नहीं आएगी भाई, मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। दरवाजे के पास खड़ी सुरभि भाई और बहन के इस मूवमेंट को देख अपनी नम हो चली आंखों को पोंछते हुए फुसफुसाकर कहती है, थैंक यू डेविल राय मेरी बात मानने के लिए। कम से कम एक अच्छा काम तो किया तुमने। ये सब देखकर सुरभि के होंठ पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। विष्णु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ है। उसके सामने उसका लैपटॉप है जिसमें लगातार उसकी उंगलियां दौड़ रही हैं। तभी रवि अंदर आकर विष्णु के सामने खड़ा हो जाता है। विष्णु काम में बिजी हुए कहता है, बोलो रवि क्या न्यूज़ है? रवि सिर झुकाते हुए कहता है, सर प्रकाश मेहरा की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, लगता नहीं कि बचेगा और पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। विष्णु की उंगलियां रुक जाती हैं और उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, डोंट वरी, प्रकाश मेहरा पुलिस को ये बयान नहीं देगा कि इसके पीछे हम थे। और वो इतना कमीना है कि भगवान भी उसे अपने पास बुलाने में 1000 बार सोचेंगे। इसलिए वो इतनी जल्दी मरेगा नहीं। विष्णु कुछ सोचते हुए कहता है, रितिका का क्या हुआ? रवि विष्णु की ओर देखते हुए कहता है, सर वो अभी भी हमारे कब्जे में है और उसे इतना टॉर्चर किया जा रहा है जितने में वो मरे भी ना और सुकून से जिंदा भी ना रहे। छोड़ दो उसे रवि। विष्णु की यह बात सुन रवि अपने कान आगे करते हुए कहता है, क्या मैंने ठीक सुना सर? आप उसे छोड़ने को कह रहे हैं? विष्णु रवि को घूरते हुए कहता है, ऊंचा सुनने लगे हो तो कान में मशीन डलवा लो। मैंने कहा रितिका को छोड़ दो। रवि अपनी नज़र नीचे झुका लेता और कहता है,
ठीक है सर। इतना कहते हुए रवि वहां से निकल जाता है। तभी विष्णु का फोन रिंग होता है और वो जैसे ही मोबाइल को अपने कान में लगाता है, उसकी धड़कनें मानो थमसी जाती हैं। दिल ने जैसे धड़कने से मना कर दिया हो। सांसें तो विष्णु के आसपास भी नहीं फटकना चाह रही थी। उसकी आंखों में नमी के साथ साथ गुस्सा की ज्वाला भी दहक रही थी। वो कॉल कट करते हुए तेज कदमों से बाहर निकल जाता है। दूसरी ओर सुरभि की आंखें धीरे धीरे करके खुलती हैं, तो वो अपने आप को एक अनजान से कमरे में पाती है, जहाँ चारों ओर रोशनी तो बिखरी थी, लेकिन बहुत ही मद्दन सी। वो कमरा कुछ खंडर सा लग रहा था और सुरभि जमीन पर बैठी हुई थी। ये सब देखते हुए सुरभि का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। डर की लकीरें उसके चेहरे में उभरने लगती हैं। वो अपने माथे में उंगलियां फेरते हुए दिमाग में जोर डालने की कोशिश करती है, तो बड़ी मुश्किल से उसे कुछ याद आता है। फ्लैशबैक। सुरभि बीआर हाउस में थी। वो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वो जल्दी से कॉल रिसीव करती है, तो दूसरी ओर से अर्नब की आवाज़ आती है। दी, आप पापा को बिना बताए फिर से बीआर हाउस चले गए। पापा बहुत नाराज़ हो रहे हैं। प्लीज़ आप आकर उनसे बात करो। उन्होंने यही रट लगा रखी है कि उन्हें आपसे बात करनी है। सुरभि परेशान हो जाती है और कहती है, तू चिंता मत कर, मैं अभी आती हूँ और पापा को समझाती हूँ। मैं उनसे आमने सामने बैठकर बात करूंगी, तो वो मेरी बात जरूर समझेंगे। इतना कर सुरभि जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। सुरभि बाहर आकर ड्राइवर से चलने के लिए कहती है और घर से निकल जाती है। रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार कार आकर सुरभि की कार को टक्कर मारती है। ड्राइवर खुद को संभाल नहीं पाता और उसका सिर स्टीयरिंग से टकरा जाता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। सुरभि पीछे बैठी थी, इसलिए उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन उसके हाथ में कांच के कुछ टुकड़े आकर चुभ गए थे, जिससे कि खून निकलने लगा था। सुरभि अपने आप को संभाल पाती या कुछ समझ पाती, इससे पहले ही सामने की कार से कुछ आदमी जबरदस्ती उसे अपनी कार में डालते हैं और उसके बाद सुरभि की आंख इस डरावने कमरे में खुली थी। तभी उस कमरे का दरवाजा खोलकर एक आदमी अंदर आता है। सुरभि सहम जाती है और खुद को समेटने लगती है। उस आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सुरभि को उससे बहुत डर लग रहा था। अचानक वो आदमी अपने पंजों के बल सुरभि के सामने बैठता है और तेरछा मुस्कुराते हुए कहता है, कैसी हो मिस सुरभि आहूजा। लेकिन अगले ही पल वो आदमी ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे उसने कुछ गलत बोल दिया हो। वो सुरभि को घूरते हुए कहता है, हो, लेट मी करेक्ट, मिसेस सुरभि विष्णु राय त्रिपाठी। वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगता है और सुरभि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने चेहरे पर डर और असमंजस के भाव लिए कहती है, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या चाहते हो? वो आदमी सुरभि के सामने खड़े होकर कुछ कदम पीछे लेता है और कहता है, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन विष्णु राय त्रिपाठी से जुड़ चुकी हो तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना। वो आदमी वापस सुरभि के सामने बैठकर उसके जबड़े को अपनी हथेली में कैद कर लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारे पति ने कल रात मेरे बाप पर गोली चलाई है। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं और इस बात की सजा देने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जब कोई अपना दर्द में तड़पेगा, तब विष्णु राय त्रिपाठी को पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। सुरभि सहमी हुई निगाहों से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहती है, देखो, मुझे यहाँ लाकर तुमने ठीक नहीं किया। प्लीज जाने दो। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। विष्णु कोई खूनी नहीं है। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? विष्णु राय खूनी नहीं है? हाँ हाँ, अच्छा जोक था। वैसे मैडम, एक बात आपको बता देता हूँ, 7 साल पहले मेरे माँ बाप विष्णु की वजह से अपनी बेटी खो चुके हैं। मैं अपनी बहन खो चुका हूँ और उसकी वजह तुम्हारा पति था। उस आदमी ने मेरी बहन का गला घोंटकर उसे जान से मार दिया था और फिर उसे पंखे में फांसी से लटकाकर ये प्रूव करना चाहा था कि ये मर्डर नहीं, सुसाइड है। ये सब सुन सुरभि की सांसें तो मानो थमसी गईं। उसकी मासूम नजरों में एक डर सा समाने लगा था। सुरभि के सामने खड़ा वो आदमी से टेढ़ा करके सुरभि की ओर देखकर कहता है, एक दिन मेरी माँ ने तुम्हें देखा था मंदिर के बाहर। तुम उस खूनी परिवार के साथ थी, इसलिए मेरी माँ को तुम्हारी बहुत चिंता हुई। वो तुम्हें आगाह करने के लिए तुम्हारे पास आई भी थी, लेकिन अफसोस कि तुमने उनकी बात नहीं सुनी। यह सुन सुरभि के दिमाग में वो पल तैरने लगे जब मंदिर के बाहर वो पानी पूरी खाने के लिए रुकी थी और एक औरत ने उसके पास आकर उसे विष्णु के बारे में कुछ बातें कही थी। सुरभि इन्हीं ख्यालों में गुम थी। तभी वो आदमी
सुरभि की बाजू पकड़कर जबरदस्ती उसे उठाता है। सुरभि घबरा जाती है। वो अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ो मुझे प्लीज। सुरभि ख्यालों में गुम थी, तभी वो आदमी सुरभि की बाजू पकड़कर जबरदस्ती उसे उठाता है। सुरभि घबरा जाती है। वो अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ो मुझे प्लीज। वो आदमी सुरभि को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, विष्णु राय तुम्हें तब तक जिंदा रखेगा जब तक तुमसे उसका मन नहीं भर जाता। जब मन भर जाएगा तो तुम भी एक दिन फांसी पर लटकी हुई मिलोगी। यह सुन सुरभि की आंखों में एक खौफ सा भर जाता है। उस आदमी की बातें सुरभि को झकझोरती जा रही थी। वो आदमी सुरभि को झटके से छोड़ता है तो सुरभि जमीन पर गिर जाती है। तभी वो आदमी अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए सुरभि को अजीब नजरों से देखने लग जाता है। सुरभि उसकी नजरों को भांपते हुए घबराकर उसकी तरफ देखती है। क्या कर रहे हो तुम? देखो मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। वो आदमी मुस्कुराकर कहता है, सोचा था तुम्हें किडनैप करूंगा और विष्णु राय को ये प्रूव करूंगा कि विष्णु राय की बीवी तक पहुंचना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने मेरे बाप को गोली मारी, बदले में मैं उसे ये दिखाना चाह रहा था कि मैं भी उसके परिवार को अपने कब्जे में लेकर जान से मार सकता हूँ। अगले ही पल वो आदमी एक कमीनी हंसी हंसते हुए कहता है, लेकिन हाय, क्या लड़की हो यार। अब तो मुझे भी तुमसे अपना मतलब निकालना है। सच में बहुत खूबसूरत हो। ऐसा कहते हुए वो आदमी सुरभि के गाल को छूने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुरभि अपनी जगह से उठकर जल्दी से दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तब तक वो आदमी सुरभि के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में भर लेता है। सुरभि की चीख निकल जाती है। वो इंसान सुरभि को अपनी ओर घुमाता है और उसके चेहरे को घूरते हुए कहता है, नखरे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बच नहीं सकती। वो आदमी सुरभि के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए उसके होंठ चूमने के लिए अपने होंठ आगे बढ़ाता है। तभी उस कमरे का दरवाजा अचानक से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो आदमी हैरानी से दरवाजे की ओर देखता है, जहां उड़ते हुए टुकड़ों के बीच उस आदमी की नजर विष्णु पर पड़ती है, जो इस वक्त अपनी लाल आंखों में अंगारे भरे उस आदमी को देख रहा था। उस आदमी ने अभी भी सुरभि का जबड़ा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ये देख विष्णु के माथे की नीली नसें उभरने लगती हैं। वो दांत पीसते हुए कहता है, प्रतीक मेहरा। विष्णु आगे बढ़ता है तो प्रतीक सुरभि को छोड़कर डरते हुए 2 कदम पीछे हो जाता है। तभी विष्णु उसके सीने पर एक लात मारता है और प्रतीक जमीन पर गिर जाता है। उसके साथ ही प्रतीक के कुछ आदमी आकर सुरभि को घेर लेते हैं। विष्णु अपनी काली आंखों से उन सबको घूरता है। इतने में प्रतीक अपनी जगह पर खड़ा होते हुए मुस्कुराकर कहता है, वैसे मानना पड़ेगा, लड़की बड़ी कमाल की ढूंढी है तूने, लेकिन क्या फायदा, इसे भी यूज करके मार देगा तू। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं भी टेस्ट कर लूं इसे। प्रतीक सुरभि की ओर गंदी नजरों से देखता है तो विष्णु का खून खौल उठता है। वो झटके से प्रतीक का कॉलर पकड़ लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर अपनी गंदी नजर डालने की। प्रतीक तिरछा मुस्कुराते हुए अपना कॉलर छुड़ाता है और कहता है, आराम से विष्णु राय, पहले अपने चारों तरफ देख ले। तू और तेरी बीवी मेरे आदमियों के बीच घिरे हुए हो। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो दोनों खत्म हो जाओगे। विष्णु एक नजर सुरभि को देखता है, जो डरी सहमी खुद को समेटे हुए खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों से बह रहे आंसू इस बात का सबूत दे रहे थे कि इन सबसे वो कितनी ज्यादा डरी हुई है। विष्णु को खामोश देख प्रतीक उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे पापा को गोली मारी तूने, वो तो शायद बच जाएंगे, लेकिन अफसोस कि तू नहीं बचेगा। इतना कहते हुए प्रतीक विष्णु पर अपनी गन तान देता है। विष्णु बिना किसी डर के वैसे ही खड़ा रहता है, जैसे उसे प्रतीक की गन से जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। प्रतीक विष्णु पर गोली चलाने के लिए अपनी गन का ट्रिगर दबाता, उससे पहले ही गोली चलने की आवाज आती है और प्रतीक के हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर जाती है। तेजा अपने आदमियों के साथ आ चुका था और प्रतीक के साथ साथ उसके आदमी के सिर पर भी बंदूक तान कर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि प्रतीक को समझ नहीं पाया। तेजा विष्णु की ओर देखते हुए कहता है, बॉस डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा। आप मैडम को लेकर निकले यहाँ से, क्योंकि उनका यहाँ रहना इस वक्त ठीक नहीं है। विष्णु एक नज़र प्रतीक को घूरता है, जिसके दोनों ओर विष्णु के आदमी खड़े थे और उसके सिर पर बंदूक तान रखी थी। विष्णु डेविल स्माइल पास करते हुए प्रतीक को देखता है और फिर सुरभि के करीब जाते हुए उसकी कलाई पकड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। विष्णु अपनी कार में सुरभि को बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। विष्णु कार स्टार्ट करके वहां से आगे बढ़ जाता है और वो सुरभि की तरफ देखता है, जो चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूबी हुई हो, जैसे उसे अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा था
कि इस थोड़े से वक्त में उसके साथ क्या कुछ हो सकता था। विष्णु सुरभि को ऐसे देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सामने की ओर ध्यान लगाए हुए कहता है, तुम ठीक हो? सुरभि कोई जवाब नहीं देती, या शायद वो सुन ही नहीं पाई थी विष्णु की बात को, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डरी हुई और घबराई हुई थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक विष्णु की कार झटके से रुकती है तो सुरभि का शरीर आगे की ओर झुक जाता है और उसे एक झटका सा लगता है। वो विष्णु की ओर देखती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।